हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 10th क्लास का साइंस का, जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया था पहले चैप्टर में। अब हमें देखना है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और उनसे सॉल्ट कैसे बनते हैं, कौन सी रिएक्शन से सॉल्ट आता है। तो सबसे पहले एसिड और बेस की सिंपल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि इनका टेस्ट क्या है, सॉर एंड बिटर। जो एसिड हैं वो सॉर होते हैं और जो बेस है वो बिटर होते हैं। अब ये लिखा भी रखा है। और एसिड है जो सॉर इन टेस्ट तो होते हैं, साथ में जो पीएच का लिटमस पेपर का कलर है वो ब्लू टू रेड कर देते हैं, और जो बेसिस हैं वो बिटर होते हैं और ये लिटमस को रेड से ब्लू बना देते हैं। अब जो लिटमस है ये तो एक नेचुरल इंडिकेटर है ही, और इसके अलावा हम टर्मरिक को भी यूज़ कर सकते हैं। जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज को भी यूज़ कर सकते हैं, और फिनाइलोपथैलिन को भी यूज़ कर सकते हैं, ये डिटेक्ट करने के लिए कि ये चीज़ है जो एसिड है या बेस है। अब हमें ये पढ़ना है कि एसिड और जो बेस हैं ये अपने एक दूसरे के इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है ये भी हमें पता होना चाहिए कि लिटमस सोल्यूशन है जो एक पर्पल डाई होती है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकन, जो एक प्लांट है वो ये थैलोफाइटा जो अपना डिवीज़न है प्लांट्स की लिस्ट में, उसमें से एक लाइकन है जो प्लांट है उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एज ए इंडिकेटर। व्हेन लिटमस सोल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक, कोई भी सोल्यूशन लेते हो तो उसका कलर नेचुरल जो कलर है वो पर्पल होता है। और भी कई सारे हैं जिसमें से इनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इन्हीं को एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं। जो ये सारे प्लांट्स हैं किसी में से भी इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड एंड बेस। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सब सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। पहले तो हमने कलर की बात करी थी, जस्ट कलर चेंज हो रहा था रेड टू ब्लू या ब्लू टू रेड, या टेस्ट से सॉर या बिटर से पता चल रहा था। अब इसमें से क्या है जो इसका ऑर्डर चेंज हो रहा है, जो इसकी स्मेल है उसमें चेंज होके उसको अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। अब इसमें एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं मेटल्स के साथ, तो उसका बताना है कि जो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसमें से क्या होता है। अब रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स है, यहाँ पे जिंक के ग्रैनुअल्स डाले हुए हैं विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे सोल्यूशन भी डाला हुआ है। हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग, अब यहाँ पे से जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, साथ में कैंडल लगा रखा है, तो वहाँ पे जो आवाज़ आएगी पॉप साउंड आ रही है, तो उसमें से पता चल रहा है कि जो ये हाइड्रोजन के पार्टिकल्स निकल रहे हैं ये बर्न हो रहे हैं। Above reaction displays hydrogen atom from the acid as hydrogen gas forms a compound called a salt। अब यहाँ पे है कि एसिड और मेटल जब उनको एज ए रिएक्टेंट ऐड किया जाएगा तो यहाँ से सॉल्ट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होगी। अब जो ये एक्टिविटी है कि जिंक के ग्रैनुलेटेड मेटल्स हैं टेस्ट ट्यूब में लिए हैं और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, तो ये रिएक्शन में भी ये सिमिलरली क्या होगा, Zn के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन गैस है जो रिमूव हो जाएगी। तो हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। सारी मेटल्स में से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हाइड्रोजन गैस है जो वो निकल सके। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। अब अगर मेटल्स ओनली मेटल नहीं है, मेटल कार्बोनेट्स हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या रिएक्शन बना रहे हैं। अब जैसे ये है सोडियम कार्बोनेट डाला हुआ है टेस्ट ट्यूब में, डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन है और यहाँ पे ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भी है। इसमें क्या होगा, जैसे ये Na2CO3 है या NaHCO3, कोई भी सोल्यूशन डाल लो, जब HCl में डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी और NaCl मतलब एक सॉल्ट बनेगा। NaCl है जो वो एक कॉमन सॉल्ट है जो हम घरों में नमक यूज़ करते हैं। अब इसके बाद क्या है, जो ये चीज़ है लाइम वाटर है, इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालें तो ये वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं इसके। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो इसमें है CaCO3 जो वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं, अब इसको क्या है आगे, अगर इसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से आगे किया जाए तो ये CaHCO3 बना लेता है जो वाटर में सॉल्यूबल भी होता है। और ये लाइमस्टोन, चोक, मार्बल, ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ही हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give corresponding salt, carbon dioxide and water। अब इसकी अगर एक कॉमन रिएक्शन बनाई जाए तो क्या है, अगर मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर इसको एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हमें एडिशनली वाटर मिलता है। नाउ एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद द ईच अदर। अगर इनको आपस में ही रिएक्शन करवाया जाए तो क्या हमें रिस्पॉन्स मिलेगा,
तो हमने ऑब्जर्व किया इफेक्ट ऑफ अ बेस इज़ नलीफाइड बाय द एसिड और वाइस वर्सा, मतलब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को नलीफाई कर देते हैं। जैसे ये है NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, और अगर इनको किया तो यहाँ पे H2O अलग हो जाएगा और NaCl बन जाएगा, जो कि एक नलीफाइड सब्सटेंस है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जहाँ पे ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और उसमें प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। नाउ रिएक्शंस जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं उनको एसिड के साथ रिएक्शन करने पे क्या होता है, ये भी सेम है, मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन करने में सॉल्ट और वाटर ही हमें मिलता है। जैसे मेटालिक ऑक्साइड्स react with acid to give salts and water. Similarly, reaction of a base with an acid, metallic oxides are used to be called as basic oxides. उसमें भी से भी सिमिलर ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, हम पहले सिर्फ मेटालिक एसिड लिया था, अब हमें नॉन मेटालिक एसिड लेना है, और मेटालिक एसिड के साथ हमने एसिड लिया था, अब नॉन मेटालिक के साथ हम बेस को रिएक्ट करवाएंगे। तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसमें रिएक्शन होगी which is base react with carbon dioxide to produce salt and water similar to the reaction between the base and acid. Conclusion क्या है इसका, तो non metallic acids are acid, non metallic oxides are acidic in nature, कि वो भी एज ए एसिडिक ही बिहेवियर करते हैं क्योंकि उसका प्रोडक्ट सिमिलर ही आ रहा है। What do all acids and all bases have in common? अब इस दोनों में कॉमन क्या है, अब हम देखते हैं। जैसे ये है एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रही है हर रिएक्शन में। हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स, तो हमें एसिड्स का तो पता चल गया कि उसमें हाइड्रोजन गैस है वो सब में कॉमन होती हैं। बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड, अब जो ये रिएक्शन है कि एसिड का सोल्यूशन डाल रखा है तो इसमें बल्ब है जो वो ग्लो करने लग जाएगा जब इसके सोल्यूशन में ये सारे रॉड्स वगैरह डाल के, वायर्स डाल के इसको कनेक्ट किए गए हैं। तो एसिड के केस में क्या है, बल्ब विल स्टार्ट अ ग्लो। ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब वहीं पे जहाँ पे हमने HCl डाला है, डाइल्यूट HCl डाला है, अगर वहीं पे हम इस चीज़ को ग्लूकोज या अल्कोहल सोल्यूशन से ट्राई करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी करंट इज़ कैरिड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आयंस, तो ये एसिडिक सोल्यूशंस से ही होता है क्योंकि उसमें आयंस होते हैं। आयंस भी कौन से, एसिड कंटेन्स H+ आयंस, कि उसमें हाइड्रोजन की अमाउंट होती है, एज ए कटायन और एनायन कैसे भी हो सकती है। जैसे HCl में Cl नेगेटिव है तो H+ आएगा, NO3 नेगेटिव है HNO3 में और इसमें H पॉजिटिव आ जाएगा। H2SO4 में SO4 है जो वो नेगेटिव हो गया तो H का पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब सब में जहाँ पे H+ का आयन आ रहा है तो उसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयंस। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन, अगर उनको पानी में डाला जाए तो क्या होगा इनका। अब ये चीज़ याद रखनी है कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड इन चीज़ों में फ़र्क होता है। जो तो है कॉन्सेंट्रेटेड उसमें क्या है, मतलब अगर कोई एक आपके पास बीकर में सोल्यूशन है उसमें आपने 90% कोई एसिड डाला है, बस 10% उसमें वाटर है, और एक और बीकर है जिसमें 50-50 है, 50% उसमें एसिड है और 50% उसमें वाटर है। तो जहाँ पे अमाउंट एसिड की ज़्यादा होगी तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोला जाता है, और जहाँ पे एसिड कम होगा उसमें वाटर ज़्यादा ऐड होगा उसको डाइल्यूटेड बोला जाता है। तो एसिड और बेस का वाटर सोल्यूशन से, अगर किसी भी एसिड में हम वाटर को डालेंगे, अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है कि उसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा एसिड की और ऊपर से सीधा वाटर ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता है, आग भी लग सकती है, बीकर भी फट सकता है। तो इसीलिए हमें कभी भी डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है तो हमें वाटर के अंदर धीरे धीरे एसिड को ऐड करना चाहिए, ना कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड करना चाहिए। अब इस सोल्यूशन से क्या होता है, सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब HCl में से अगर H+ आयन्स अलग निकालना है तो ये वाटर की एब्सेंस से नहीं हो सकता, वाटर इसमें डालना ही पड़ेगा फिर ही H+ है। अब ये H3O पॉजिटिव के फॉर्म में भी निकल सकता है हाइड्रोजन, या वैसे सिंपल भी निकल सकता है। अब ये यहीं पे यही लिख रखा है कि हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अपने आप नहीं हो सकते, एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये H2 था उसके साथ ऐड करके ही H3 बन सकता है। मस्ट ऑलवेज भी शोन एज, या तो उसको H+ दिखाया जाएगा या उसको हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O के साथ दिखाया जाएगा। अब इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ा और H3O बन गया। एसिड गिव्स H3O और H+ एक्वस आयन इन
वाटर व्हेन ए बेस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब जब बेस, अब NaOH एक बेस है, अब इसको अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इसमें क्या है Na अलग हो गया, अब OH नेगेटिव बनाया एक्वस का, तो ये हमें क्या पता चलता है कि जब एक एसिड था, एसिड में कौन सा आयन रिलीज हो रहा है, H पॉजिटिव, लेकिन जब एक बेस है तो बेस में से कौन सा निकलता है, OH नेगेटिव। ये भी अलग दो रिएक्शंस है जिसमें OH नेगेटिव निकल रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि बेस जनरेट्स हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड कॉल एल्कलीज। इनको एल्कलीज बोला जाता है। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। सारे बेसिस वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, मतलब डिज़ोल्व होना है घुल जाना अच्छे से, तो डिज़ोल्व नहीं हो सकते, लेकिन जो बेसिस हैं और डिज़ोल्व भी हो रहे हैं वाटर में, उनको एल्कलाई बोला जाता है। They are soapy to touch, bitter and corrosive. Never taste or touch them as they cause harm. अब ये रिएक्शन से हमने क्या कंक्लूड किया कि एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि एसिड में H होता है, बेस में OH होता है, और इनके साथ जो भी चीज़ें हैं ये आपस में मिक्स होके बन जाती हैं और वाटर है जो रिलीज़ हो जाता है और ये सॉल्ट बना देता है। और जो ये वाटर है, इसी वाटर को H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से मिलके बनता है। व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एन एसिड और अ बेस। द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्जोथर्मिक वन। जब किसी भी कोई प्रोसेस है डिज़ोल्व का, एसिड और ए बेस वाटर में डिज़ोल्व हो रहे हैं, तो ये इसको एक्जोथर्मिक बोला जाता है। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। ये अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जब वाटर ऐड करना है तो बहुत स्लोली और कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग, मतलब धीरे धीरे करके एक एक ड्रॉप करके हमें करना है, जैसे टाइट्रेशन प्रोसेस आपने लैब्स में किया होगा। इफ़ वाटर इज़ एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड, अगर कोई कंसनट्रेटेड एसिड है और उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट, कॉज बर्न्स, ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, तो वो फट भी सकता है। मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ, अगर हम वाटर उसमें ऐड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसकी जो कंसनट्रेशन है डिक्रीज हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी प्रोसेस को कॉल्ड डाइल्यूशन, इसीलिए उनको डाइल्यूटेड सोल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि उसमें अब वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो चुकी है। एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन। ये स्ट्रॉन्ग कितने होते हैं? ये स्केल है जो इनको मेज़र करने के लिए पीएच स्केल बनाया गया है। पीएच में जो पी है वो स्टैंड करता है पोटेंस, मतलब पोटेंशियल, जो जर्मन का वर्ड है। अब इसमें क्या है, ये पावर बताता है कि अगर 0 है तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, अगर 14 है तो वो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है। ये एक स्केल है। यहाँ पे बीच में जो 7 है ये न्यूट्रल है, 0 से लेके यहाँ पे 14 तक है। अब जैसे जैसे 7 से कम होता जाएगा, 6, 5, 4, तो इधर इसका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। मतलब 6 है वो एक वीक एसिड होगा, 5 है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो बिल्कुल 1 और 0 पे होगा वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होंगे। ऐसे ही 7 के बाद जो 8, 9, 10 आते हैं ये वीक बेसिस होंगे। अब जैसे ही इधर इधर बढ़ता जाएगा, 14 तक आने पे 13 या 14 नंबर का जो पीएच लेवल का कोई भी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। अब ये आप इन सारी चीज़ों को आप पीएच पे डाल के आप चेक भी कर सकते हैं। उनका पीएच स्केल जैसे लिटमस पेपर आता है वैसे पीएच को चेक करने का भी एक पेपर आता है। आप उसमें किसी भी सोल्यूशन में डाल के चेक कर सकते हो कि इसका पीएच लेवल क्या है। एसिड्स डैट गिव राइज टू मोर H+ आयन। अब ये तो हो गया पीएच पे चेक करने का। अब H+ आयन से भी चेक कर सकते हैं कि जिसमें H+ आयन्स बहुत ज़्यादा हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिसमें H+ आयन्स है जो कम है वो एक वीक एसिड है, क्योंकि H+ आयन है ही एसिड रिलीज़ करता है और OH नेगेटिव है जो बेस रिलीज़ करता है। तो जितने वैसे ही बेस का है कि अगर कम OH नेगेटिव रिलीज़ करेगा तो वो वीक बेस हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव रिलीज़ करेगा तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अब हमारी इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की एवरीडे लाइफ में? आर प्लांट्स एंड इम्पॉर्टेंट पीएच सेंसिटिव। अब हमारी जो बॉडी है ये 7 से 7.8 पीएच रेंज में काम करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी इनकी नैरो रेंज होती है। रेन वाटर है, इनका पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उसको रेन वाटर एसिड रेन बोलते हैं, सॉरी। और एसिड रेन है जो अगर वो फ्लो कर जाएगा, रिवर्स में ऐड हो जाएगा उसका पानी, तो जो एक्वेटिक लाइफ है, पानी में रहने वाली सारी मछलियाँ, जीव जंतु जितने भी हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका तो रहना ही सारा पानी में। अगर पानी ही एसिडिक हो गया तो अगर हमने रेंज देखी है कि 7 से, ये तो ह्यूमन बॉडी है जो 7 से 7.8 है, जो बाकी ऑर्गेनिज्म है उनका भी बहुत नैरो रेंज है, वो इतना ज़्यादा कम एसिडिक लेवल पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, अब वीनस जो हमारा प्लैनेट है उसमें क्या है, मेड ऑफ अ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ पे ये इतना ज़्यादा एसिड है कि वहाँ पे इतनी लेयर ही है जो बादलों की लेयर बनी हुई है। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन अवर बैकयार्ड, सॉइल की पीएच क्या होती है, इसकी भी हर प्लांट को एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है उनके हेल्थ ग्रोथ के लिए, तो वो हमें मेंटेन करके रखनी ही पड़ेगी। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच क्या है, अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, अब हमारे पेट में HCl आता है जिसको हम एसिड बोलते हैं, एसिडिटी हो गई, तेजाब बन गया, हम बोलते हैं खाने के वक्त। अब डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, पर आप ये भी देखो कि कितना स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोसेस है हमारी बॉडी का कि HCl है, एसिड है जो हर चीज़ को जला सकता है, लेकिन वो अपनी बॉडी में ही अपने स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है जो खाने को डाइजेस्ट कर सकने के लिए इनफ है, लेकिन हमारी बॉडी पार्ट्स को किसी को भी बर्न नहीं करेगा। ड्यूरिंग इंडाइजेशन प्रोड्यूस टू मच एसिड कॉज पेन एंड इरिटेशन, जब इंडाइजेशन होता है प्रॉपरली नहीं हो रहा तो वहाँ पे हमें एसिड की वजह से पेन और इरिटेशन होती है, और इसी को हमें छुटकारा पाने के लिए हम पीपल यूज़ बेसिस कोल्ड एंटासिड्स, तो हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं जो बेस होते हैं, क्योंकि अगर पेट में एसिड बन रहे हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो उसमें बेस ऐड करा जाता है ताकि ये उसके इफेक्ट को कम कर सके। एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जो भी फालतू एसिड बना हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये माइल्ड एक बेस है जो उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। ऐसे ही हमारे टूथ डिके हैं, टूथ का भी पीएच होता है। टूथ कब डिके होना शुरू होता है, जब माउथ का पीएच है वो 5.5 से कम होना शुरू हो जाता है, तो हमारा जो इनेमल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपेटाइट जो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट की, उससे बना होता है और हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, पर करोड हो सकता है, करोजन हो सकती है कब, जब माउथ का जो हमारा पीएच है वो 5.5 से कम चला जाए। अब बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड जब भी हम खाना खाते हैं हमारे मुंह में खाना का कुछ ना कुछ रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, और उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे टूथपेस्ट बने हैं, और इसीलिए उन टूथपेस्ट को बेसिक बनाया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके हमारे माउथ में जो भी एक्सेस एसिड पड़ा है, और वो ही टूथ डिके का कारण बनता है। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, बेस से उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, तो वो ही एक्सेस एसिड हमारे टूथ डिके का रीज़न बनता है। ऐसे अब एनिमल्स हैं कुछ जो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हनी बी हैं, ये सारे अपनी स्ट्रिंग वगैरह में हमें कुछ ना कुछ जब जैसे ही काटती हैं तो कोई भी मेथनोइक एसिड कुछ भी ये हमारे शरीर के अंदर छोड़ देती हैं जो हमें पेन और इरिटेशन करवाता है जैसे, और उसको हमें न्यूट्रलाइज कैसे करना है, कोई भी बेकिंग सोडा बेस चीज़ हम अप्लाई करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको आप एसिडिक, इनके नाम भी याद कर सकते हो, ये पेपर में आ सकते हैं एज ए MCQ। नेक्स्ट मोर अबाउट सॉल्ट्स, अब हमें सॉल्ट्स के बारे में देखना है कि सॉल्ट्स क्या है। सॉल्ट्स ऑफ, अब पीएच के लेवल पे देखें तो अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इनको मैच करेंगे तो उसका पीएच लेवल 7 होगा, न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि दोनों ही, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 0 है और स्ट्रॉन्ग बेस और 14 है, इनको अगर ऐड करोगे तो ये कहीं बीच में आके ही 7 हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब एसिड तो यहीं पे है लेकिन वीक बेस यहाँ पे है, तो इनको मैच करेंगे तो इनका बीच का इधर बनेगा, तो ये इसका पीएच लेवल 7 से कम ही होगा। और सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब बेस 14 ही है लेकिन एसिड वीक है, मतलब एसिड यहाँ पे 5-6 के साथ पास है, तो इनको एवरेज देखेंगे तो इनका एवरेज इधर आएगा, तो इसका पीएच लेवल है जो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। केमिकल फ्रॉम कॉमन salt produced by the combination of hydrochloric acid सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सोडियम क्लोराइड यूज इन द फूड, जो ये हमारा कॉमन है NaCl सॉल्ट है उसके बारे में है। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम जब भी जाते हैं आप देखो ये गांधी जी का डांडी मार्च दिखाया गया है कि समुद्र में इतना ज़्यादा सॉलिड है और उनको पानी को बाहर बस ऐसे ही गड्ढे बना के वहाँ पे भर दिया जाता है और वो एक इवेपोरेशन की प्रोसेस से पानी उसमें से सारा चला जाता है और सॉलिड जो सॉल्ट है हमारा बच जाता है। दिस लार्ज क्रिस्टल्स ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं और वो ब्राउनिश कलर का होता है, उसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायोगेन एजेस ड्राइड अप, रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक अ कोल, हमारे जैसे नमक है, सिंपल नमक भी होता है, काला नमक भी होता है, सेंधा नमक भी होता है, ये सारे उन चीज़ों के बारे में बताया गया। नाउ जो कॉमन सोल्ट है, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स,
जैसे इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब कॉमन सोल्ट से बनता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको ब्राइन बोलते हैं, जब इसमें से एक्वस सोल्यूशन में से पास करवाया जाता है टू फॉर्म, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जैसे ये दे रखा है NaCl है, इसको वाटर से ऐड किया तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस है जो वो रिमूव हो गई। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, अब यहाँ पे दिखा रखा है कि क्लोरीन गैस एनोड की साइड से है और हाइड्रोजन गैस है जो वो कैथोड वाली साइड से है। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या है, क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन, जो ये सोल्यूशन है इससे क्लोरीन मिला है हमें, तो क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड, ये ही यूज़ होती है ब्लीचिंग पाउडर को ये मैन्युफैक्चरिंग में। कैसे, बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, जो CaOH2 है ड्राई स्लेक्ड लाइम, इसमें क्लोरीन को ऐड किया जाता है, फिर ही जाके ब्लीचिंग पाउडर हमारा बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaClO2, तो ये हमें ब्लीचिंग पाउडर देता है। अब इसके बाद क्या है, जो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या हैं, ये कॉटन और लाइनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है उनको ब्लीच करने के लिए, वुड पल्प में, पेपर की फैक्ट्री में यूज़ होता है, ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स लॉन्ड्री वाले यूज़ करते हैं, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, और ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से फ्री करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम किचन में बहुत यूज़ करते हैं खाने को टेस्टी बनाने के लिए, फास्ट कुकिंग के लिए, सॉफ्टनेस के लिए। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जो प्रोड्यूस होता है सोडियम क्लोराइड को यूज़ करने से। NaCl है, उसमें वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और NH3 जब डाला है तो ये चीज़ें NH4Cl बनेगा और NaHCO3 बनेगा, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। अब ये नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट होता है, तो इसको अगर हीट करते हैं तो वापस हमें सोडियम कार्बोनेट और H2O CO2 मिलता है। अब इसके यूसेज क्या क्या हैं, इसको वाटर हीट और मिक्स किया जाता है वाटर में, तो ये CO2 H2O सोडियम सॉल्ट देता है हमें। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कोज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ये इंग्रेडिएंट्स में डाला जाता है एंटासिड्स में, न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को हमारे स्टमक में, हमें रिलीफ प्रोवाइड करवाता है, और यूज़ होता है सॉलिड एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी ये यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट इज़ वॉशिंग सोडा। अब इसका फॉर्मूला है ये Na2CO3 और साथ में वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग baking soda, recrystallization of sodium carbonate gives the washing soda, it is called a basic soda। जैसे ये है, इसमें 10 डाल दिए वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो ये प्रोवाइड हो गया। अब इसके यूजेस क्या हैं वॉशिंग सोडा के, यूज्ड इन द ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, क्लीनिंग एजेंट एज ए यूज़ होता है घरों में, डोमेस्टिक, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, जो हम सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स हैं क्या वो ड्राई होते हैं, सॉरी ये बहुत ग्रीन सा हो गया, गलत हो गया, पर हम पढ़ेंगे, पढ़ने के लायक तो है ही। अब इसमें क्या है, क्रिस्टल बताने हैं कि जो हमारे ड्राई होते हैं या नहीं, जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनते हैं कोई भी रिएक्शंस में, वो ड्राई के होते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई हमें शो करता है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल दिस वाटर रिमूव्स एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट। अब जब किसी भी चीज़ को हीट करेंगे तो वाटर पार्टिकल सारे रिमूव हो जाते हैं, तो उसको एज ए वो ड्राई ही लगता है। अगर उसको हम वापस से मॉइस्चन भी कर दें, मतलब उसमें मॉइस्चर ऐड कर दें, वाटर पार्टिकल वापस से ऐड हो जाएंगे, तो उसके जो कलर हैं वापस से रीअपेयर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कलर उड़ गया तो वो वाइट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वापस से कलर वाटर पार्टिकल्स उसमें ऐड करेंगे तो वापस से ब्लूइश हो जाएगा। अब वैसे ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही फिक्स्ड नंबर वाटर, अब किसी भी चीज़ में वाटर पार्टिकल्स के नंबर हैं जो फिक्स होते हैं। अब जैसे केमिकल फार्मूला है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का, इसमें CuSO4 5H2O है, मतलब इसमें फिक्स है कि उसके 5 मॉलिक्यूल्स ही होने चाहिए। सिमिलरली जो ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 10H2O, इसमें भी ये फिक्स है कि 10 मॉलिक्यूल्स ही होने चाहिए। और दूसरी तरफ जो ये केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 2H2O, ये भी फिक्स है कि 2 ही होना चाहिए। अब ऐसे ही जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लूज़ हो जाते हैं
और उसमें क्या है, ये बन जाता है CaSO4 हाफ H2O केमिकल सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब इसका आधा ही है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ कौन करता है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। फ्रैक्चर्ड बोन्स हैं जो हमें उसमें प्लास्टर चढ़ता है ना, हमारे जब कोई भी हड्डी टूट जाती है तो वहीं पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। वाइट पाउडर होता है, मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। अगर वाटर से ऐड कर दिया जाए तो वो जिप्सम बन जाता है। जैसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस था, हाफ H2O था और उसमें 1.5 मॉलिक्यूल को H2O को और ऐड कर दिया तो ये जिप्सम बन गया। जिप्सम में H2O के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, आगे वाला जो कंपाउंड है वो सेम ही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटीरियल्स फॉर डेकोरेशन, मेकिंग सरफेस स्मूथ। ओके, थैंक यू।